हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं थर्मोडायनेमिक का लेक्चर 8 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे, तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैंने बहुत सारा बनाया है, जो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जीरो फ्लो ऑफ थर्मोडायनेमिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक या जितने भी हैं, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, तो ये सब टॉपिक पर मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए, अब मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों, सेकेंड लॉ क्यों बनाना पड़ा? तो फर्स्ट लॉ में कुछ चीज कमी रह गई थी। फर्स्ट लॉ में जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसीलिए सेकेंड लॉ बनाना पड़ा। तो ये क्या कहा है, देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या एक्सप्लेन करता है? तो इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, वर्क और एंड हीट के बारे में एक्सप्लेन करता है। फॉर्मूला पढ़े हैं जो बहुत ही फेमस है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस फॉर्मूला के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। हीट गिवन बाय सिस्टम इज इक्वल टू टोटल वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आज रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में डिस्कस किया गया। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई हीट फ्लोज थ्रू हाई टेम्परेचर टू दोज ऑफ लोअर टेम्परेचर। देखिए, फर्स्ट लॉ ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किसी भी बॉडी में जो टेम्परेचर का फ्लो होता है, ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में क्यों होता है। जैसे मान लीजिए कि इस एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरा बॉडी है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किस में जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस में। कब तक जाएगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो ये फ्लो होता रहेगा जब तक इक्वल ना हो जाए। तो ये फर्स्ट लॉ बताता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, इट कैनॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन और नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सॉरी, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, 100% कर लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये इस हीट एनर्जी का कोई भी मशीन में 100% यूज क्यों नहीं हो रहा है। मतलब उसका 100% वर्क क्यों नहीं होता है। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके कारण से सेकेंड लॉ बनाना पड़ा। तो देखिए, आगे देखेंगे, आगे देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज प्रोवाइड टू आंसर दिस क्वेश्चंस स्टेटमेंट टू दिस लॉ इज फॉर। देखिए, सेकेंड लॉ इसका आंसर देने का प्रयास किया, जो आप इस वीडियो के थ्रू से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट आया इस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहे, ये कौन है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो ये क्या बोले? ये बोले, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन दैट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। देखिए, क्या बोले कि कोई भी इंजन ऐसा हम बना ही नहीं सकते हैं, कोई भी इंजन ऐसा हम बना ही नहीं सकते हैं जो हीट को, जो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सके, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर सके। मतलब मान लीजिए कि 100 जूल हम हीट दे रहे हैं, तो 100 जूल वर्क हो जाए, ये कोई भी मशीन नहीं कर सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कौन बोले? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। और ये क्या बोले कि यूनिटी नहीं, 100% होगा। तो देखिए, ये क्या बोले कि किसी भी मशीन का जो एफिशिएंसी होगा, ये 100% नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट इज एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट गिवन ऑलवेज लेस देन यूनिटी। सॉरी, ठीक है, करेक्ट है। मतलब
यूनिटी से हमेशा कम होगा। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा इक्वल टू 1 माइनस ये क्या होता है, वर्क डन बाय हीट, वर्क डन बाय हीट, वर्क डन बाय हीट। तो ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, मतलब 1 से छोटा ही होगा। ये क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। जो एफिशिएंसी है, मतलब जो ईटा का वैल्यू है, ईटा का जो वैल्यू है ये लेस देन 1 होगा। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस साहब क्या बोले, तो ये बोले ये सारे जो लॉ दिए हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। क्लासियस स्टेटमेंट क्या आया, फॉर द सेल्फ एक्टिंग मशीन इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम a colder body to hotter body without the air of external agency। देखिए for a self acting machine, कोई भी मशीन जो सेल्फ एक्टिंग मशीन हो, इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। देखिए कोई भी मशीन है जो हीट का ट्रांसफर कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट कौन बोले, विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, बिना एक्सटर्नल एजेंसी का, बिना कोई बल दिए, बिना कोई एनर्जी दिए हम कोल्ड से हॉट की ओर नहीं जा सकते हैं, कोल्ड से हॉट की ओर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हॉट से कोल्ड की ओर जा सकते हैं। ये तो पहले का स्टेटमेंट है। तो ये जो बोले ये नेचर में होता है, ये नेचर में होता है। ये मान लीजिए चाय गरम है, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये चाय जो है वो ठंडा होता है, मतलब ये क्या हो रहा है, तो हॉट से कोल्ड की ओर जा रहा है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चाय के टेम्परेचर से कम है, तो ये कहाँ जाएगा, हॉट से कोल्ड की ओर। इसका टेम्परेचर कहाँ रिलीज हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो ये हॉट से कोल्ड की ओर जा रहा है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि कोल्ड से हॉट की ओर आवे, ये रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट तो क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ के अनुसार हम क्या मानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। दोनों कंडीशन में कंजर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि चाय गरम है, ठीक है, चाय गरम है, तो कुछ देर के बाद ये गरम चाय, मान लीजिए कि इसका एनर्जी अभी 100 जूल है, और कुछ देर के बाद इसका एनर्जी 90 जूल हो गया। ये 10 जूल कहाँ गया, तो 10 जूल ये एटमॉस्फेयर में चला गया, 10 जूल एटमॉस्फेयर में चला गया। मतलब यहाँ जो है वो हॉट से किधर जा रहा है, कोल्ड की ओर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी चाय से कम है, तो कम है तो अधिक से कम की ओर जाएगा। अब देखिए ये 10 जूल जो है, अभी हम बोले कि ये 10 जूल फिर से हमको मिल जाए, मतलब 10 जूल फिर से मिल जाए, यानी कोल्ड से हॉट। तो बिना एक्सटर्नल वर्क का हम इसको गर्म नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब एक्सटर्नल वर्क करेंगे तभी फिर इसका एनर्जी कितना होगा, 100 जूल। तो ये कौन बोले, ये बोले क्लासियस साहब बोले, क्या बोले कि बिना एक्सटर्नल एनर्जी का हम हॉट से कोई भी बॉडी को हॉट से हम कोल्ड नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे मशीन बन गए, लेकिन जैसे मान लीजिए फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है या फिर कूलर है, तो रेफ्रिजरेटर कूलर में क्या होता है, हॉट से कोल्ड, मतलब हॉट से कोल्ड होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से कम। इसमें मान लीजिए फ्रिज है, तो फ्रिज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन ये कब होता है, जब इसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तब ये संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, तो कार्नोट्स इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, मतलब सहायक आचार्य के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं
कि कार्नोट इंजन से निश्चित है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके बारे में बहुत सारा चीज पढ़ना नहीं है, जो एग्जाम और व्यू से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, कार्नोट इंजन के बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं वो सब टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन के बारे में कुछ आप शॉर्ट समझ लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत ना हो या कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए, कार्नोट साहब ने जो इंजन के बारे में सोचे थे, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब एक इमेजिन है, एक इमेजिन किए थे कि यदि ऐसा इंजन आप बनाएंगे तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, मतलब जितना हम इनपुट दे रहे हैं 100% आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये कौन बोले? ये कार्नोट साहब बोले। तो इसके लिए कुछ इमेजिन किए। क्या इमेजिन किए? तो एक सिस्टम लिए। देखिए, मान लीजिए कि एक सिस्टम लिए, चलिए एक सिस्टम ले लेते हैं। अब वो क्या इमेजिन किए कि ये सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है जो ये सिस्टम में आइडियल गैस भरा हुआ है। मान लीजिए आइडियल गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस भरा हुआ है, चलिए मान लेते हैं। और जो ये आप वाल देख रहे हैं, ये इंसुलेटिंग वाल है, लेकिन इसका जो बेस है, ये बेस, ये क्या है? ये कंडक्टिंग है। इसका बेस क्या है? ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है। अब देखिए वो क्या बोले कि इसको जो है आप सोर्स के ऊपर रखेंगे। कहां पे रखेंगे? सोर्स के ऊपर, सोर्स के ऊपर। और सोर्स ऐसा माना जाता है कि सोर्स का टेम्परेचर T1 है, मान लेते हैं T1 है, और इसका टेम्परेचर इन्फिनाइट होता है। मतलब सोर्स ऐसा है जिसका टेम्परेचर अनगिनत है, इन्फिनाइट है, मतलब इससे कितना भी हम टेम्परेचर लें सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि हम टेम्परेचर कितना भी लें सोर्स को कोई इफेक्ट नहीं। जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर को आप कितना भी टेम्परेचर दे दें या एटमॉस्फेयर से कितना भी टेम्परेचर निकाल लें तो एटमॉस्फेयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समुद्र है, तो समुद्र से आप एक बूंद निकाल लीजिएगा तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? समुद्र को कोई फर्क होने वाला नहीं है। एक बाल्टी निकाल लें या 100 लीटर निकाल लें, 1000 लीटर निकाल लें, 1 मिलियन लीटर निकाल लें, तो भी उससे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है? उसमें इन्फिनाइट वाटर है, वाटर का कोई लिमिट नहीं है। तो इसी तरह से सोर्स ऐसा है जिसके पास टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो कहने का मतलब इसका यूज जो है वो बहुत जगह है, इसका यूज बहुत जगह। जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल का इंजन है, तो व्हीकल का इंजन है तो उसका इंजन में जो हम हीट दे रहे हैं, ये कहां से दे रहे हैं? एनर्जी जो हम दे रहे हैं, ये कहां से दे रहे हैं? पेट्रोल से दे रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि पेट्रोल इसके पास इन्फिनाइट है, मतलब जितना पेट्रोल हम देंगे उतना एनर्जी इसमें बनते रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये सोर्स हो गया। ये क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो ऐसा जो है कार्नोट साहब ने इमेजिन किए कि सोर्स के पास मान लेते हैं कि इन्फिनाइट टेम्परेचर है, कितना भी टेम्परेचर हम दें तो वो खत्म होने वाला नहीं है। तो देखिए इसका बेस क्या है? तो बेस जो है वो कंडक्टिंग है। अब देखिए ये जो सोर्स है, सोर्स का भी जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट जिस पर हम रखे हैं, किसको रखे हैं? तो ये सिस्टम को जो रखे हैं, और इसमें क्या भरा हुआ है? तो आइडियल गैस भरा हुआ है, और ये कैसा है? कंडक्टिंग है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसका जो अपर पार्ट है ये भी क्या है? कंडक्टिंग है, मतलब टेम्परेचर का ट्रांसफर यहां से हो सकता है, टेम्परेचर का ट्रांसफर इसमें होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसमें 4 केस है, तो केस 1 में क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए, केस वन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए, और यहाँ पे इमेजिन क्या करना है समझिए। जैसे इस पर कुछ रखा हुआ है, इस पर कुछ रखा हुआ है, ये कुछ पर रखा हुआ है ना? ये मान लीजिए कि कुछ भारी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो या इस पर हम पत्थर रख सकते हैं, या इस पर हम कोई मेटल का इस तरह का जो बॉडी है, मेटल का बॉडी हम रख सकते हैं। अब देखिए ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ध्यान रखेंगे। ये जो वर्क हो रहा है ये क्या हो रहा है? बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे। तो इसको मान लीजिए धीरे से हम उठाए, धीरे से उठाए, तो धीरे से उठाए तो क्या होगा? अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे कि जो पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन लेस है,
ये पिस्टन क्या है, फ्रिक्शन लेस। हालांकि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता है कंप्लीटली, लेकिन हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन लेस है। तो देखिए जैसे ही इसको हम उठाएंगे तो ये चूंकि फ्रिक्शन लेस है, अब देखिए जैसे उठाएंगे तो इसका वेट यहाँ पे कम हुआ। ये जो आपका पिस्टन है तो पिस्टन पर वेट कम हुआ, तो पिस्टन पर जो वेट कम हुआ तो वेट कम हुआ तो ये एक्सपेंड करेगा। अब एक्सपेंड करेगा तो देखिए एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। मतलब ये एक्सपेंड तो किया, लेकिन जितना एक्सपेंड किया ये सोर्स से टेम्परेचर उतना ले लिया। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना अभी भी है। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखिए ग्राफ जब हम बनाएंगे और यहाँ जो ये है पीवी ग्राफ, ध्यान दीजिए ये क्या है, पीवी ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे ये इस तरह से होगा P1, V1 और T1 ये पॉइंट पर। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आइसोथर्मल, क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है अभी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और बी पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, बी पॉइंट पर लिखेंगे P2 V2 T1। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ग्राफ, आप डायग्राम को भी ध्यान देते जाएंगे और ग्राफ को भी ध्यान देते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए ये P1 V1 T1 और ये P2 V2 T2। तो अब देखिए यहाँ पे क्यों हुआ, अच्छा यहाँ पे देखिए P2 और V2 क्यों होगा, P2 और V2 क्यों होगा, आइसोथर्मल में देखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक्सपेंड, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। और यहाँ जो हो रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम ये जो पिस्टन ऊपर गया, पिस्टन ऊपर गया मतलब प्रेशर में भी चेंज हुआ और इसका वॉल्यूम भी बढ़ा, प्रेशर में भी चेंज हुआ, प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। तो इसको हम क्या मान लिए, P2 V2 और T2। देखिए वॉल्यूम बढ़ा, पहले वॉल्यूम यहाँ पे था, अब वॉल्यूम यहाँ पे आया, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज किया। तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर, और प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर पहले यहाँ था, अब प्रेशर इस पॉइंट पर आ गया, तो प्रेशर भी कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर सेम है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है। आइसोथर्मल में बताया गया है डेल्टा टी का वैल्यू कांस्टेंट या डेल्टा टी 0 होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर में चेंज यहाँ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना चाहा, सॉरी जब ये एक्सपेंड हुआ तो टेम्परेचर घटना चाहा, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहा, लेकिन डिक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही स्लो किया गया। दूसरी बात ये है कि जितना टेम्परेचर घटना चाहा, ये सोर्स से टेम्परेचर इसमें चला गया, तो टेम्परेचर दोनों कंडीशन में क्या रहा, सेम रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब फैल रहा है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ था और इस पॉइंट पर वॉल्यूम देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा, तो एक्सपेंशन बोलेंगे। चलिए फर्स्ट केस में हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब मैं सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। अब इसको देखिए क्या करते हैं। अब इसी सिस्टम, चलिए साफ कर देते हैं इसको, साफ ही करना ठीक है। अब देखिए इसी सिस्टम को क्या करते हैं, इस सिस्टम को उठाए, जो सिस्टम अभी पहले बनाए थे, इस सिस्टम को हम उठाए और अब क्या किए, सेकेंड केस में क्या किए, सेकेंड केस में इसको स्टैंड पर रख दिए। किस पर रख दिए, ये स्टैंड है, और जिसका ये स्टैंड है। अब देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है जो फ्रिक्शनलेस है, जो पहले मैंने बताया सारा सिस्टम वही है, इसमें आइडियल गैस है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए ये स्टैंड ऐसा है जो इंसुलेटिंग है, मतलब टेम्परेचर का ट्रांसफर अब इससे इसमें नहीं होगा। टेम्परेचर का ट्रांसफर ना तो इसका इसमें होगा, ना तो इसका इसमें होगा। सेकेंड केस में स्टेप टू में ये हो रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, टेम्परेचर का जब ट्रांसफर नहीं होगा
और इसके ऊपर क्या रखा गया है, देखिए इस तरह से रखा गया है, ये मेटल का हो सकता है, कोई बॉडी हो सकता है। अब क्या करेंगे, अभी भी इस बॉडी को हम खाली करेंगे, बॉडी को हम क्या करेंगे, खाली करेंगे। तो बॉडी को खाली करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। लेकिन चूंकि टेम्परेचर का यहाँ पे टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा क्यू कांस्टेंट होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब सेकेंड केस में जो हो रहा है, सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में एडियाबेटिक, सेकेंड केस में क्या होगा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहता है। हीट क्या रहता है, मतलब हीट इसको हम दे नहीं रहे हैं, हीट कहीं से ले नहीं रहा है, हीट कहीं से ले नहीं रहा है, जबकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, प्रेशर में भी चेंज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो चूंकि ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हीट हम एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक में तीनों चेंज होगा, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड में जो रखा गया है, ये स्टैंड के ऊपर जो रखा गया है, तो यहाँ पे क्या बोले, टेम्परेचर का ट्रांसफर तो इसमें होगा नहीं, और इससे हम ये खाली कर रहे हैं, जो वेट जो रखा हुआ है, इस वेट को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। तो खाली कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से क्या होगा, एक्सपेंड होने से टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, प्रेशर में भी चेंज होगा, और वॉल्यूम में भी चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, सिंक के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। सिंक का टेम्परेचर हम क्या माने हैं, T2। सिंक क्या है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिंक का टेम्परेचर को क्या माने हैं, T2, और सोर्स का टेम्परेचर को क्या माने हैं, जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट होता है, क्या माने, T1। तो ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस में, मतलब जो सेकेंड प्रोसेस हो रहा है, स्टेप 2 में हो रहा है, स्टेप 2 को तब तक करेंगे, तब तक ये हम खाली करते रहेंगे जब तक टेम्परेचर T2 के बराबर ना हो जाए। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P3, V3 और T3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, P3, V3 और T3। मतलब ये क्या है, ये जो है ये आपका C पॉइंट हो गया, क्या हो गया, C पॉइंट। चलिए अब देखिए, अब जो है ये आपका हो गया, ये हो गया स्टेप 2। तो इस स्टेप को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में पी, वी, टी तीनों चेंज करेगा। यही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब देखिए, अब यहां से शुरू होगा कंप्रेशन। तो पहले क्या होगा, पहले होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसी पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसी के जस्ट टाइम में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो अब देखिए, चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखिए स्टेप 3 पर ध्यान देंगे आप लोग, स्टेप 3 पर ध्यान देंगे। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है। हाँ तो दोस्तों अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा। तो देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कहां पे रखिए, तो इस सिस्टम को सिंक पर रखिए। कहां पे रखिए, सिंक, जिसका टेम्परेचर हम क्या मानते हैं, T2। सोर्स का टेम्परेचर T1 था, सिंक का T2। अब देखिए, अब जो है इस पर क्या करेंगे, क्योंकि इस पर जो लोडेड था, ये लोड को पहले हटा दिए। अब क्या करेंगे, इस पर फिर से हम लोड को डालेंगे। लोड को फिर से क्या करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। लोड को डालिए, धीरे धीरे डालिए। ये स्लो करना है, प्रोसेस क्या होगा, स्लो हो रहा है। तो लोड को डाल रहे हैं, तो लोड को डालने से क्या होगा, लोड को डालने से इस पर प्रेशर पड़ेगा।
प्रेशर पड़ेगा तो ये कंप्रेस होगा, मतलब ये पिस्टन क्या हो रहा है, नीचे की ओर दब रहा है, ये पिस्टन नीचे की ओर दब रहा है। तो कंप्रेस होने से क्या होगा, कंप्रेस होने से इसका टेम्परेचर T1 से क्या हो जाएगा T2, मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब देखिए टेम्परेचर जो है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, यहाँ पे टेम्परेचर था T, यहाँ पे टेम्परेचर था यहाँ पे T1 था, तो इसको मान लेंगे ये P3 है, V3 है, और यहाँ का टेम्परेचर T2 मानेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में था, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है यही टेम्परेचर यहाँ भी रहेगा, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है P2 P4 हो जाएगा, V4 हो जाएगा, और T2, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। T1 से T2 टेम्परेचर में चेंज यहाँ पे हुआ है, तो जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ भी रहेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने से इसका इंटरनल टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो श्योर है कि इंटरनल टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन जितना बढ़ेगा ये टेम्परेचर कहाँ पे आ जाएगा, सिंक में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो सिंक का जो ऊपर का वाल है ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है, और ये जो ये जो सिस्टम है, सिस्टम का जो नीचे का बेस का जो वाल है ये भी क्या है, कंडक्टिंग है, मतलब कंप्रेस जब होगा तो इसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ, कहने का मीनिंग हुआ जो टेम्परेचर बढ़ा, ये टेम्परेचर सिंक में आ गया, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हुआ, क्योंकि दबेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ये कितने कौन स्टेप में है, 4 स्टेप में है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे किस तरह का चेंज हो रहा है, देखिए 3 स्टेप में टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल। ये क्या हो गया दोस्तों, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहाँ कंप्रेस हो रहा है, देखिए दब रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो 4 होगा, 4 प्रोसेस, तो 4 प्रोसेस जो होगा, देखिए 4 प्रोसेस, ये 4th प्रोसेस है, ये 4th प्रोसेस है, ये 3rd है, ये 1st है, ये 2nd है। 4th प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा, इसमें होगा एडियाबेटिक। 4th प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंस कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 4th जो स्टेप होगा हम इसको मान लेते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। देखिए एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है, इसमें PVT तीनों क्या रहता है, कांस्टेंट, तीनों चेंज नहीं होता है। और यहाँ जो 4 है, ये 4 क्या है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो हाँ, तो देखिए दोस्तों 4 प्रोसेस में क्या होगा, ये सिस्टम लिए, ये सिस्टम लिए, अब देखिए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, बताने में इजी होगा। देखिए ये सिस्टम लिए, अब 4th प्रोसेस में क्या करेंगे, सिस्टम को स्टैंड पर रखेंगे। सिस्टम को कहां पे रखेंगे, स्टैंड पर रखेंगे, जिसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, ये माना गया। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है स्टैंड, तो स्टैंड पर रखे। स्टैंड क्या है, तो स्टैंड जो है ये इंसुलेटिंग है। ये क्या है, इंसुलेटिंग, मतलब टेम्परेचर का ट्रांसफर ना तो सिस्टम का स्टैंड में होगा, ना तो स्टैंड का
सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा कंडीशन है। तो देखिए, और इसके ऊपर क्या रख रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी वेट को हम रख रहे हैं, तो वेट को रखेंगे तो ये सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम अब कंप्रेस होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो ये सिस्टम कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से क्या होगा, पहले टेम्परेचर इसका T2 था, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, तो ये T2 टेम्परेचर क्या होगा, कंप्रेस होने से टेम्परेचर T2 बढ़ेगा। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि टेम्परेचर T2 से T1 ना हो जाए, T2 से T1 ना हो जाए। तो देखिए ये टेम्परेचर फिर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T1। मतलब हम क्या समझे, तो P4, तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर फिर वही आ गया, टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर फिर वही आ गया जो पहले था फिर वही आ गया, है ना। और तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर फिर पहले जैसा आ गया। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्या है, एक तरह से एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है, यानी कि जितना हम इनपुट दिए उतना क्या मिला, आउटपुट मिला, जो पहले था वही फिर मिल गया। तो कार्नोट साहब ने जो बोले यदि ऐसा आप फॉलो करेंगे तो हम ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसके थ्रू से जितना हम इनपुट देंगे, जितना हम हीट देंगे, ये हीट जो है टोटल वर्क डन में, मतलब हमको उतना क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ये कौन बोले, ये बोले कार्नोट साहब ने बोले। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।